खबर है इस वक्त की, 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। कल आरबीएसई 10वीं के नतीजे आएंगे। कल शाम 4 बजे ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 13 लाख छात्र हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं और इंतजार कर रहे थे 10वीं के रिजल्ट का। उनके लिए ये बड़ी खबर है, 10वीं का रिजल्ट कल आने वाला है। देखिए, हाल ही में प्रदेश सरकार ने वो फॉर्मूला डिसाइड कर लिया था जिसके आधार पर 10वीं और 12वीं के नतीजे बनने थे। हालांकि पहले प्रदेश सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते हालात बदले, ऐसे में फिर परीक्षा को रद्द कर दिया गया छात्रों के हित, छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए। और फिर एक फॉर्मूला तय हुआ रिजल्ट बनाने का। अब उस फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट क्या रहता है, कितने नंबर किसको मिलते हैं, ये कल सामने आ जाएगा। सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, बिल्कुल रिजल्ट जाहिर तौर पर अच्छा ही आना है, क्योंकि कोविड के चलते जो सरकार के निर्देश जारी हुए हैं, किसी को भी फेल नहीं करना है। तो उस हिसाब से तमाम जो परीक्षार्थी जो रजिस्टर्ड हुए थे और जो बोर्ड की कैटेगरी में आए, उन तमाम लोगों का परिणाम जो आएगा पास सभी होंगे। सप्लीमेंट्री, जैसे हमने 12वीं में जो रिजल्ट देखा था कि सप्लीमेंट्री और पास, इन दो कैटेगरीज में ही डिवाइड होगा पूरा रिजल्ट। करीब 12,14,000 विद्यार्थी हैं जो 10वीं के परीक्षा में रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा बोर्ड 3 और परीक्षाएं भी पैरेलल आयोजित करवाता है, जिसमें एक परीक्षा होती है माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा, एक होती है वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका। ऐसे करके कुल 4 परीक्षा परिणामों के नतीजे कल शाम 4 बजे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली बोर्ड के सभागार में जारी करेंगे। और साथ ही साथ जो फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें 10वीं का जो निर्धारण किया गया है, उसमें 9, 8 और 10th की हाफ रिलीज को इवेल्युएट करने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसके आधार पर इस पूरे परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा। और पिछले दिनों जब 12वीं का नतीजा जारी हुआ था, तब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा भी था कि इस परीक्षा परिणाम के जारी होने के बाद भी अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी मेहनत के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं, तो सरकार इस पर भी विचार करेगी और उनको एक दूसरा मौका भी दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 31 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई से पहले परिणाम जारी करने हैं। तो 12वीं का नतीजा जारी हो चुका था और कल 30 जुलाई को 10वीं के साथ साथ 3 अन्य परीक्षाएं जो हैं, जो इक्विवेलेंट मानी जाती हैं 10th और 12th के, उनके लिए भी वोट जारी करेगा। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं माकन की, जो कि मरुधरा में है और लगातार दूसरे दिन भी मेगा मंथन वो करते रहे। सत्ता और संगठन में मजबूती के लिए मरुधरा पहुंचे प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज अपने मिशन के अहम हिस्से को अंजाम दिया। 2 दिन में माकन कांग्रेस के सभी विधायकों से रूबरू हुए, उनसे फीडबैक लिया और पार्टी के साथ ही सरकार की मजबूती का रोड मैप तैयार किया। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या इस अमृत मंथन से सत्ता और संगठन में बदलाव भी दिखेगा? मंथन से संगठन को अमृत। इस मंथन से अमृत निकलेगा जो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करेगा और राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पे और अधिक हम खरा उतरेंगे। 1 to 1 के बाद ऑल इज वेल। मतलब सर ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है सर। नहीं, वेल ही है, वेल क्या खराब क्या होता है। मंथन के अंतिम चरण के बाद गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान का संकेत साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। माकन ने दूसरे दिन अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के 20 जिलों से ताल्लुक रखने वाले विधायकों से चर्चा की। बीजेपी भले ही इस मंथन पर सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के मुताबिक कांग्रेस में फीडबैक की परंपरा रही है। कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस हमेशा इस तरीके के फीडबैक लेती रहती है। ये कांग्रेस की परंपरा है। कभी ऑर्गेनाइज तरीके से लेती है, कभी व्यक्तिगत तौर पे लेती है। उसी फीडबैक का ये एक हिस्सा है। इसमें निश्चित रूप से ये बातें जरूर होंगी, जिसके मन में जो बात होगी वो कहेगा और हाईकमान के सामने अपनी बात रखने का सबको हक होता है। उधर माकन से चर्चा के दौरान किसी तरह की शिकायत से भी पार्टी साफ तौर पर इनकार कर रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा है कि प्रोपेगेंडा है जो टिकेगा नहीं। मेरे कोई खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है भी नहीं और होगा तो टिकेगा भी नहीं। लेकिन भाई साहब जैसा है नहीं, होगा तो टिकेगा भी नहीं। वहीं मंत्री बीडी कल्ला का दावा है कि निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना हमारा फर्ज है।
मैं रोज रुद्राभिषेक जहाँ भी रहता हूँ करता हूँ, कोई मायने रखने की जरूरत नहीं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। पूजा जो है वो किसी उद्देश्य से नहीं की जाती। हालांकि माकन से चर्चा कर लौटे कई विधायकों को उम्मीद है कि इस मंथन से जरूर कुछ अच्छा निकलेगा जो पार्टी हित में हो। आने वाले साल में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम फेस करेंगे, आई थिंक उसके लिए माकन साहब ने फीडबैक लिया है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उसका भी फीडबैक लिया गया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, संगठन की बातें हैं, ऐसे कई सारी तमाम सारी चीजें मुद्दों पर डिस्कशन किया है। और मैं वहाँ बहुत सकारात्मक मीटिंग रही, जो पार्टी के हित में जो बताना था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हित में, जनता के हित में जो भी बताना था मैंने बताया खुल के। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता संगठन अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में जो कमियां उनको पूरी करने से कांग्रेस 2023 में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। संगठन को मजबूती देने की इस मुहिम में माकन ने 28 जुलाई को 3 संभागों के 66 विधायकों से चर्चा की थी। वहीं 30 जुलाई को माकन पीसीसी मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से भी चर्चा कर फीडबैक लेंगे। वहीं मंथन के बाद सीएम आवास में सभी विधायकों के लिए डिनर कार्यक्रम के जरिए ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश हुई है। दीपक व्यास के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। दिनेश, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि जितना कुछ जानना था और जितना जानना जरूरी था वो अजय माकन जान चुके हैं। अब देखना बस ये है कि निर्णय क्या होते हैं। बिल्कुल, देखिए इस निर्णय का सभी को इंतजार है और ये निर्णय जो है वो आला कमान को लेना है। सभी ने एक स्वर से ये बात कही है कि आला कमान जो भी मंजूर तय करेगा वो मंजूर होगा, लेकिन आला कमान कब कुछ सारी चीजें तय करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या बहुत जल्द राजस्थान में कुछ होने वाला है या चीजें अभी और लंबी खिंचेगी। सभी ने ये कहा है कि माकन ने जो मंथन किया है उससे अमृत जरूर निकलेगा, लेकिन ये अमृत कब निकलेगा ये देखने वाली बात है। क्या अभी और मंथन की आवश्यकता इसमें है। दूसरी बात दिनेश, फिलहाल माकन के दौरे की अगर बात करें तो का कल एक बार फिर से संवाद जो है वो होने। बिल्कुल, देखिए इंतजार तो दोनों ही चीजों का है कि क्योंकि विधायक लगातार मांग उठा रहे हैं कि सत्ता में भी जो है वो पुनर्गठन जो है मंत्रिमंडल का होना चाहिए, फेरबदल विस्तार होने चाहिए। आज भी विधायकों ने अपनी यही बात कही। कुछ विधायकों ने कहा कि कुछ जो मंत्री हैं वो नॉन परफॉर्मर हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए और नए चेहरे जो है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और एक विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उससे सरकार की भी किरकिरी होती है। और एक बात ये भी उठ रही है कि युवाओं को भी मंत्रिमंडल में पूरा मौका मिलना चाहिए, उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। संगठनात्मक नियुक्तियों की अगर बात करें तो उसे भी लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। लॉबिंग की जा रही है लंबे समय से। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का भी मसला है, उसमें भी जो है इंतजार है कि कब जो है। दिनेश, सुर्खियां तो ये भी बन रही हैं कि माकन से बातचीत में कुछ विधायकों ने कुछ मंत्रियों के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल, देखिए विधायकों ने खुद ने ये बात कही कि प्रभारी मंत्रियों को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर जो है वो नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो खबरें आ रही है मीडिया में ये पूरी तरीके से निराधार खबरें हैं और सांच को किसी तरह की आंच नहीं है। अगर कोई मामले हैं तो उसकी जांच जो है वो करवा ली जाए, लेकिन फिलहाल जो ऑफ द रिकॉर्ड कई विधायकों ने ये बात बताई है कि उन्होंने, क्योंकि ये संवाद इसीलिए था कि कुछ बेहतर हो और अगर कमियां बताई जाती है तो उसमें सुधार किया जा सके, तो ये संवाद इसीलिए रखा गया था। तो अपने गिले शिकवे जो भी हैं विधायकों ने रखे हैं माकन के सामने और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फीडबैक है ये आने वाले दिनों में आधार बनेगा जो भी फैसले होने हैं। और तो काफी अहम ये संवाद है। 2 दिन तक लगातार संवाद चला है। तकरीबन 18.5 घंटे माकन ने मंथन किया है। कल जो है तकरीबन 11 घंटे तक संवाद का सिलसिला चला। आज भी 7.5 घंटे संवाद का सिलसिला चला और इस दौरान तकरीबन 115 विधायकों ने अपनी बात रखी है। तो बहुत मायने रखती है ये बातें जो भी कही गई है माकन को। और आने वाले दिनों में आला कमान इन्हीं सब चीजों के आधार पर जो है वो निर्णय लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो माकन अब दिल्ली जब जाएंगे तो आला कमान
शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और चलिए अब आगे बढ़कर बात करते हैं कांग्रेस के रायशुमारी पर। बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं उनकी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने विधायकों के साथ विधानसभा में रायशुमारी की तो बीजेपी को फौरन मुद्दा मिल गया और अब बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। मीटिंग प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स तेज, माकन के मंथन पर बीजेपी का सवाल। विधानसभा में रायशुमारी, माकन का क्या काम है? माकन का मंथन, बीजेपी बेचैन। गहलोत सरकार की विधानसभा में रायशुमारी पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। विधानसभा में रायशुमारी में अजय माकन का क्या काम है? मैं चाहूंगा माकन जी थोड़ी दिलेरी दिखाएं और सीधे सीधे दो चार जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गंगा में आकंठ डूबे हैं, इस गंगा को शुद्ध करते जाएं इस पुनर्गठन के नाम पर। तो मुझे लगता है सदन के भीतर की रायशुमारी शायद सदन की पवित्रता को कायम रख पाएगी। विधानसभा भवन का उपयोग कभी भी किसी भी पार्टी ने इस स्तर पर नहीं किया। ये दुर्भाग्य मानता हूँ कि इस विधानसभा के फ्लोर को इस तरह के विधायक दल की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के अगर उनका बाहर का कोई डिग्निटी आए तो वो आ सकती है, वो बात करे, कोई दिक्कत नहीं। पर इस तरह के इस भवन का उपयोग करना, मैं बोलता हूँ, लोकतंत्र को एक तरह से कमज़ोर करना ही है। अब तक तो कभी हुआ नहीं। दरअसल बीजेपी तो आरोप ये भी लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि बाड़ाबंदी से आशंकित कांग्रेस सुरक्षित जगह की तलाश में थी। ऐसे में पूनिया ने गहलोत सरकार से पूछा है कि क्या इस बार की बाड़ाबंदी सदन में होगी? तलाश में थी, क्या प्रश्न उठेगा, क्या इस बार की बाड़ाबंदी सदन में होगी? दूसरा, बहुत सारे लोग जिस तरीके की आशंकाएं हैं, मुझे लगता है कि अजय माकन जी पहाड़ खोदेंगे लेकिन शायद चुगिया निकलेगी नहीं। जिस तरीके से भगदड़ है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा लगता है कि इन आशंकाओं के बीच ये सरकार और कमजोर होगी। फॉर्मूला निकले कि नहीं निकले, समाधान होगा या नहीं होगा, लेकिन ये आशंकाएं राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की जनता के मनोबल को कमजोर जरूर करती हैं। अजय माकन जी का अनुभव कितना है आप और हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति रही है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान में जैसे ही इनके रिशफल की तारीख आएगी और माननीय राज्यपाल महोदय के पास सूची पहुंचेगी, उसके बाद इनके कुनबे को, इनके परिवार को, इनकी पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट हो या बसपा से आए हुए लोग हों, चाहे इनकी पार्टी के लोग हों, ये सब अभी तक इसलिए रुके हैं कि कहीं न कहीं हमें मंत्रिपरिषद में कोई स्थान मिलेगा। गहलोत सरकार के बनने के साथ ही बीजेपी के दिग्गजों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था कि सरकार जल्द गिर जाएगी और प्रदेश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। मगर अब तक उनकी भविष्यवाणी कहीं सच साबित होती दिख नहीं रही और न ही इसकी कोई आशंका फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस की फूट को देखकर जितना उत्साहित होती है, अपनी फूट को देखकर उतना ही निराश हो जाती है और नेताओं के सामने कोरे बयान देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे गुड गवर्नेंस से फील गुड की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राजस्थान की शहरी जनता को गहलोत सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है।
सरकार इस अभियान के जरिए जो जहां बसा है उसे टाउनशिप पॉलिसी के तहत उस जगह का मालिकाना हक तो देने जा ही रही है। अभियान को लेकर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के माध्यम से नियमन का यानी अपने घर, दुकान, मकान का मालिकाना हक मिले। राजस्थान की सरकार शहरी जनता को गुड गवर्नेंस का फील करवाने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाने जा रही है। सरकार के इस अभियान से जहां एक और 10 लाख से ज्यादा लोगों को नियमन का लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर निकायों को कंगाली के दौर से मुक्ति मिलेगी और नियमन के बदले करोड़ों रुपए निकायों की खाली झोली भरेंगे। मैक्सिमम कॉलोनीज रेगुलराइज हो सकती हैं और मैक्सिमम पट्टे जारी कर सके वो जारी किए जाएं, जिससे कि हर व्यक्ति को जो उसका मकान है, उसकी दुकान है, उसका टाइटल, उसका लीगल राइट का डॉक्यूमेंट मिल सके। वहीं इस बार अभियान को ऑनलाइन तो चलाया जाएगा ही, मगर सरकार ने निकायों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर, दुकान, मकान आदि निर्माणों का मालिकाना हक दिया जाए। सरकार की मंशा ये भी है कि सरकार नियमों का पालन करते हुए विशेष राहत देते हुए ऐसे लोगों को भी नियमित करने का प्लान बना रही है जो लोग सालों से नियमन का इंतजार कर रहे हैं, मगर टाउनशिप पॉलिसी के तहत, सरकार के नगरपालिका अधिनियम के तहत उनका नियमन नहीं हो सकता है। जयपुर की जनता को सरकार की सौगात, शहरी जनता के लिए वरदान बनेगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। टाउनशिप पॉलिसी के खिलाफ बसे लोगों को भी मिलेगा घर का मालिकाना हक। 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा घर का मालिकाना हक। अभियान से जुड़े कामकाज की मॉनिटरिंग होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्रूवल मिलने के बाद दस्तावेज जांच और पट्टा लेने के लिए जाना होगा निकाय। जो रिलैक्सेशंस आने के बाद ऐसी स्कीम्स और ऐसी टाउनशिप्स जो कि बस गई हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ जैसे नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, जो बस गए हैं लेकिन जो टाउनशिप पॉलिसी के वर्तमान पैरामीटर्स में कवर नहीं होने के कारण नियमन नहीं हो पा रहा है, तो उनको सबको राहत मिलेगी और ऐसे हजारों लाखों मकान, दुकान वो नियमन हो पाएंगे। शहरी निकायों की जनता पर राहत बरसाने के लिए यूं तो सरकार हर बार चुनाव से ठीक पहले अभियान चलाती है, मगर इस बार समय से पहले अभियान की पहल बेहद खास है, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को भी फायदा दिया जाएगा जिन्हें मौजूदा नियम के मुताबिक फायदा मिलना मुश्किल था। ऐसे में सरकार की मंशा के मुताबिक अगर ग्राउंड पर काम होता है तो निश्चित तौर पर निकायों की झोली तो भरेगी ही, लेकिन जो लोग सालों से नियमन का और हक मालिकाना का अपना इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार भी अब इस अभियान के माध्यम से खत्म होते हुए नजर आएगा। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। मेडिकल कोर्स में एडमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल कोर्स कोटे वाले ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये व्यवस्था इसी सत्र से लागू होगी। 2021-2022 सत्र से करीब 5,550 छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत किसी भी राज्य सरकार की ओर से संचालित संस्थान से आरक्षण का लाभ लिया जा सकेगा। बता दें, सरकारी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट की 15% और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर में बनने जा रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम की। जयपुर के चौप गांव में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम के लिए आरसीए ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया है। इस टेंडर को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअली बटन दबाकर जारी किया। इस दौरान आरसीए अकेडमी में अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक संयम लोढ़ा, आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा, आरसीए सलाहकार जीएस संधू, उपाध्यक्ष अमीन पठान समेत कार्यकारिणी के तमाम लोग जुड़े। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजधानी जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से जयपुर को तो फायदा होगा ही, साथ ही स्टेडियम के आसपास के इलाकों में रोजगार बढ़ेगा। टेंडर लॉन्च करने के बाद अध्यक्ष वैभव गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि पहले फेज में 40,000 की सिटिंग कैपेसिटी को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 3 महीने में स्टेडियम से जुड़े कार्यों को शुरू भी कर दिया जाएगा।
आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा जो सपना था माननीय सीपी जोशी साहब का, आज उनका जन्मदिवस भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरी ओर से उनको और आरसी के तमाम पदाधिकारियों को और उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आरसी की तरफ से जो सपना देखा गया नए क्रिकेट स्टेडियम का, आज उसके दिशा में हम विधिवत रूप से जो टेंडर प्रक्रिया है उसको हमने आज माननीय मंत्री महोदय आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने विधिवत रूप से ऑनलाइन उसको अपलोड किया है। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे करप्शन पर एसीबी की सर्जिकल स्ट्राइक।